आज का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि हमने कर लिया था 1917 से पहले, यानी 15 तक हमने किया था गदर पार्टी। और उसके बाद क्यों हम 15 तक भी कर लिए, लेकिन हमें करना था 1914 से स्टार्ट। तो 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अब विश्व युद्ध जो है ये 1914, इसकी एग्जैक्ट डेट भी पूछी जाती है, अब ईयर भी नहीं पूछे जाते, अब तो डेट भी पूछ लेते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 18 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 में। 11 नवंबर 1918 में। तो इसमें जो एक तरफ थे, मतलब दो दो पावर्स बन रही थी, पोलार बाइपोलार कह सकते हो इसको, कि दो ध्रुव बन रहे थे। तो एक ध्रुव पर थे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। अमेरिका ने बाद में ज्वाइन करे था। अमेरिका बेसिकली इसमें लड़ाई में था नहीं, वो बाद में ज्वाइन हुआ था। उसका रीजन है कि अमेरिका ने क्यों ज्वाइन किया था। और जो केंद्रीय शक्तियां हैं उसमें जो जिसके अगेंस्ट में ये लड़ रहे थे, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमान साम्राज्य और बुल्गारिया। तो कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इमीडिएट कॉज ही हमें याद रखना है, क्योंकि उसमें एक कारण कोई ऑप्शन में कभी भी पूछता नहीं है एक कारण। तो कारण हमने तो इसमें कारण क्या रहा था, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक थे, जो ड्यूक होते हैं वहां पर, ये कहते हैं वहां के शासक जो है उनका नाम था आर्क ड्यूक। आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड। तो फ्रेंच फर्डिनेंड की जो है हत्या कर दी थी सर्बिया के एक स्टूडेंट द्वारा, जो सर्बिया से बिलोंग करता था। अब रशिया सपोर्ट करता था सर्बिया को, और ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी है इसको जर्मनी सपोर्ट करता था। तो जर्मनी जो है, जर्मनी भी उस समय अपना जो एक्सपेंशन कर रहा था, यानी नियर बाई जो टेरिटरी है वो जीत रहा था। और ये भी रशिया भी एम्बिशियस था। लेकिन जो कॉज ऑफ द वार बना वो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड है उसकी हत्या कर दी थी। और इसकी वजह से, क्योंकि कारण कौन था, सर्बिया, तो इस वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी जो है इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। और सर्बिया को जो है ये सपोर्ट कर रहा था रशिया, और रशिया अभी भी सर्बिया को सपोर्ट करता है। तो रशिया युद्ध में कूद पड़ा। अब चूंकि रशिया इधर से युद्ध में आ गया, तो उधर से फिर, क्योंकि फ्रांस जर्मनी के पास है, तो फ्रांस को भी अपनी टेरिटरी बचानी थी। युद्ध जब पड़ोसी पड़ोसी वहां पे झगड़ते रहते हैं ना, तो हाँ, तो वो साथ वाला आएगा ही। जैसे कि ऐसा हमारे साथ हुआ था बांग्लादेश के टाइम पे, कि जब बांग्लादेश पे पाकिस्तान ने वो कर दिया था, मतलब हमला करने की बात चल रही थी, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि इससे पहले ही हमला करे, हम ही कर देते हैं हमला। तो फिर इंदिरा गांधी अमेरिका से लौट कर तुरंत आते ही अटैक कर दिया था इन लोगों पर। क्योंकि जो पोजीशन है बांग्लादेश की वो इंडिया से मिलती हुई है, तो इंडिया में भी नुकसान होगा। तो सेम ऐसे, क्योंकि फ्रांस की जो बाउंड्री है ये जर्मनी से भी मिली हुई है, तो फ्रांस भी इस लड़ाई में आ गया। रूस पहले से ही था। ब्रिटेन को आना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन सपोर्ट करता था फ्रांस को, रूस को सपोर्ट नहीं करता था, ब्रिटेन करता था फ्रांस को। तो ब्रिटेन को भी अब हमला करना पड़ा। तो ये सब जो पावर है ये आ गई तीनों, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी इनके साथ इनकी। और ओटोमान एम्पायर से पहले ही नहीं बनती थी, क्योंकि ओटोमान एम्पायर जो है ये 1915 के नहीं, 1526 के आसपास, जब हमारे यहाँ बाबर आ गया था, उसके टाइम पर जो है इसने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया था ओटोमान एम्पायर में। तो ओटोमान एम्पायर में जो है, जो जिसके टाइम पे सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है, उस समय इंडिया में हुमायूं थे, और उधर जो थे उसका नाम था सुल्तान सुलेमान। तो सुल्तान सुलेमान ने हंगरी तक को भी अपने राज्य में मिला लिया था। तो ओटोमान एम्पायर का सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने फिर कि अब तो मौका अच्छा है, हमला कर ही रहे हैं तो तोड़ दो। ओटोमान एम्पायर उस टाइम पे डिसइंटीग्रेट होने वाला था, मतलब टूटने वाला था। और ये इतना बड़ा एम्पायर था कि अब इसमें से 20 से ज्यादा देश बने हुए हैं, इतना बड़ा एम्पायर था ओटोमान एम्पायर। तो ओटोमान एम्पायर, और एक तरफ था बुल्गारिया। अब बुल्गारिया काफी छोटा हो गया, क्योंकि उसमें से छोटे छोटे राज्य बन गए। तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 मित्र राष्ट्र में, यानी कि अलाइड पावर्स जो थी फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका ने बाद में ज्वाइन किया था। और केंद्रीय जो शक्तियां थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमान साम्राज्य और बुल्गारिया। क्यों हुआ था विश्व युद्ध? सिर्फ एक, ये तो इमीडिएट कॉज है, मतलब इसकी वजह से, जैसे कि हत्या कर दी तो हमला कर दो, जैसे कि अभी ये हुआ ना इजराइल वाला सीन,
लड़ाई तो उनकी बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन हमास ने जैसे हमला किया, इजराइल को मौका मिल गया हमला करने का कि अब तो इन्होंने किया है, हम दे सकते हैं रीजन। तो ऐसे ही आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी ऑस्ट्रिया सर्बिया के एक उसने नागरिक ने, और सर्बिया के सपोर्ट में क्योंकि रूस था तो इसलिए ये विश्व युद्ध छिड़ गया, और इन शक्तियों के बीच में 1914 से 1918 तक हुआ। अब यूएस का कारण जानिए, यूएस ने क्यों ज्वाइन किया। तो यूएस जो है ये काफी दूर है, यूरोप में उस एरिया से काफी दूर है, सी है इसके बीच में, अटलांटिक ओशन है, तो यूएस जो है ये काफी दूर है। अगर हम सी की भी बात करें तो यूएस इस ओर है और यूरोप यहाँ कहीं है और बीच में अटलांटिक ओशन है। तो जर्मनी ने क्या किया था, जो यूएस से शिप्स आ रहे थे उन पे हमला कर रहा था जर्मनी। इसकी वजह से यूएस ने कहा कि हमारे शिप मत गिराओ। यूएस का क्या है, हमेशा से पॉलिसी है कि यूएस कभी भी टॉलरेंट नहीं है, अगर कोई एक हमला करता है तो वो फिर उनके मारेगा सब जा करके, अभी भी यही कर रहा है यूएस। तो इन्होंने, जर्मनी ने यूएस के शिप्स जो है वो मारने स्टार्ट कर दिए, जो ओशन में आते थे ट्रेड के लिए, वो मारने स्टार्ट कर दिए, और उसकी वजह से यूएस फिर युद्ध में आ गया। इसमें अभी रिसेंट में मैं बताती हूँ, गाजा में जो युद्ध चल रहा है इजराइल और इसका, इसकी वजह से जो है एक हूथी रिबेलियन है यमन में, आपने सुना होगा। यमन में एक तरह के रिबेलियन है, विद्रोही हैं जिनका सऊदी अरेबिया से वो चलता रहता है। तो हूथी रिबेलियन ने जो है जितने भी शिप रेड सी में आ रहे हैं, लाल सागर में, लाल सागर आपको पता है किधर है? देखो ऐसे पोजीशन, मैं इस लोकेशन बार बार इसलिए बताती रहती हूँ क्योंकि मोस्टली हमें नहीं पता होता है। तो फॉर इंस्टेंस ये सऊदी अरेबिया है, ये हमारा यहाँ इंडिया है, इंडिया ये, तो ये जो सागर है यहाँ पे नैरो सा सागर है जो अफ्रीका के पास है, यहाँ ये अफ्रीका है, ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर यमन है। ये जो सागर है यहाँ पर एक कनाल है जिसका नाम है सुएज कैनाल, सुएज नहर। तो सुएज नहर जो है ये 1859 में स्टार्ट हुई थी। ये नहर क्यों स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इतने लंबे रास्ते से शिप जाते थे तो बहुत ज्यादा तेल लगता था, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती थी, फ्यूल लगता था, और उसकी वजह से बहुत दिन में शिप आते थे इंडिया, जहां से वास्को डी गामा आया था। ये वही रास्ता है, वास्को डी गामा ऐसे होते हुए आया था, उधर से ऐसे घूम के ऐसे होते हुए आया था। अब इसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि यहाँ से इतनी दूर तक जाएंगे तो फ्यूल भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक नहर बनाई थी 1859 इसमें 69 में, सॉरी क्या है ये 69 को क्या कहते हैं, 69 ही कहते हैं ना सर, है ना, 79 को 79 कहते हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। तो 1869 में यहाँ पे एक कनाल बनाई, नहर बना दी गई बेसिकली यहाँ से, और यहाँ से अब शिप हमारे जाते हैं, हमारे भी जाते हैं, इंडिया के भी। हमारे लिए क्या है, टाइम कम लगता है और तेल भी बचता है, अपना फ्यूल भी बचता है, क्योंकि पेट्रोल शिप जो है पेट्रोल वाले हैं, तो वो है। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ हूथी रिबेलियन बैठे हैं, वो यहाँ पे जो भी शिप जा रहे हैं उन पर अटैक कर रहे हैं, जितने भी जा रहे हैं। अब उसकी वजह से हमारा इतना भारी नुकसान हुआ है कि हमारे शिप जो है घूम घूम के इधर से जाने लगे हैं। तो अमेरिका ने, जब अमेरिका को लगा कि ये चीज चल रही है, तो अमेरिका ने एक ऑपरेशन गार्जियन नाम से कुछ स्टार्ट कराया है अब, और वहां पे जितने भी हूथी रेबेलियन कुछ भी कर रहा है ना, कोई मिसाइल छोड़ रहे, ड्रोन छोड़ रहा, उसे खत्म करा रहे हैं। तो अमेरिका शुरू से ही ऐसा है कि अगर कोई उन्हें छेड़ता है तो वो फिर नहीं छोड़ते। तो अमेरिका ने क्या किया, जर्मनी ने हमला कर दिया जैसे उसके जहाजों पे, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो गया कि हम भी वर्ल्ड वॉर में अब इंक्लूड है, तो ये हो गया। अब इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर का समाप्ति हुई, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे डेट और ये राष्ट्र याद रखना कि मित्र राष्ट्र में कौन था और केंद्रीय शक्तियों में कौन था, और डेट एग्जैक्ट याद रखनी है। क्योंकि अब जैसे एक पेपर था, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, यूपीएसआई का, तो यूपीएसआई का जो पेपर था इसमें ऐसे हुआ, उन्होंने पूछा पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट पता तो है, भीमराव अंबेडकर ने साइन किया था महात्मा गांधी जी के बिहाफ पे, ठीक है, 1932 के आसपास का वो पैक्ट है, लेकिन हमें ये तो याद है 1932, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं याद है कि कितने सितंबर था। तो लेकिन उसमें ऑप्शन में उन्होंने डेट दी हुई थी 1932
इतना सितंबर, इतने जनवरी, ये तो आप इसमें एक बार ये भी डेट याद रखें, जो भी बहुत ज्यादा इवेंट ऐसे हुए हैं कि 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ, तो ऐसे एग्जैक्ट डेट भी याद रखनी है, क्योंकि अगर ऐसे डेट आ गई तो हमें ये तो याद है ठीक है 1914 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन कितनी डेट थी एग्जैक्ट वो भी एक बार हाँ ध्यान में रखना है। जी जी, तो वो क्या कर देंगे, ईयर तो आपका सेम रखेंगे लेकिन वो जो दिन है वो अलग अलग कर देंगे। तो ये भी कुछ कुछ ट्रिक्स आ रही हैं अब। तो ये मैंने पहली बार जब, अभी ये रिसेंट वाला ही है, 2021 में हुआ था ना यूपीएसआई लास्ट, तो 21 वाला ही है, उसमें मैंने पेपर में ये देखा था इस तरह का कुछ ट्रेंड। तो परिणाम क्या हुआ, तुर्की का साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तुर्की में एक खलीफा होता था जो सुल्तान का रिप्रेजेंटेटिव होता था, उसका जो पद है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, तो वो हटा दिया गया और वहां पर सेक्युलर गवर्नमेंट आ गई, मतलब तुर्की को अब उन्होंने सेक्युलर घोषित कर दिया। और तुर्की में अभी भी हालांकि प्रेसिडेंट वगैरह है, लेकिन तुर्की जो है ये पूरी तरह से सेक्युलर है, मतलब वहां पे ना आप देखोगे वो यूरोपियन की तरह ही दिखते हैं, वो ऐसे नहीं लगते, पहनावे से भी कभी भी आपको वो ऐसे नहीं लगेंगे कि किसी इस्लामिक कंट्री से है, तो इसलिए उन्होंने सेक्युलर घोषित कर दिया और वो यूरोपियन मॉडल पे ही अपना डेवलपमेंट तुर्की का किया है। तुर्की अलग लगता है, इराक ईरान को देखोगे वो अलग लगेगा, उनका पहनावा भी अलग ही है। तो तुर्की ने अपने आप को वो घोषित कर दिया और खलीफा का जो पद है वो हटा दिया गया था। और ऑस्ट्रिया हंगरी जो है, इनमें से बहुत सारे बाल्कन स्टेट बन गए थे ऑस्ट्रिया हंगरी जो है, क्योंकि हार गए थे ये युद्ध में, जीता कौन था, यही जीते थे, फ्रांस रूस ब्रिटेन और अमेरिका, यही जीते थे क्योंकि पावरफुल यही थे। फिर हमारे इंडिया में क्या चल रहा है उस समय ये हम देखते हैं। चलो वर्ल्ड वॉर तो चल रहा है, अब क्या हुआ, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने हमसे पूछे बगैर ही, मतलब इंडिया से पूछे बगैर ही वर्ल्ड वॉर में एंटर कर गए। मतलब इन्होंने क्या किया, हमसे जैसे एक सलाह लेते हैं ना वो नहीं ली कि हम वर्ल्ड वॉर में एंटर करें या नहीं करें, और इंडिया को भी उस साइड पे कर दिया। अब हमें खतरा क्या था, हमें खतरा ये था इंडिया यहाँ पर है, ब्रिटेन यहाँ है यूरोप में, जापान हम तक जल्दी पहुंच जाएगा, तो हमको इंडिया को उन्होंने बिना पूछे ही क्या किया, वर्ल्ड वॉर में एंटर कर दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अगर कोई और हमला करना चाहेगा तो वो हमारे पे आराम से कर सकता है। तो जापान का खतरा था उस समय, क्योंकि जापान इनकी साइड में था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जापान इन्हीं की साइड में था, जो ये वाले सेकेंड वाले जर्मनी की साइड में था वो जापान, तभी तो बम गिराया था। तो उसकी बम की कहानी भी 1945 में जब गिराया था, उसकी कहानी आपको पता है क्यों गिराया था, नागासाकी और हिरोशिमा पर ही क्यों गिराया था, कोई और सिटी क्यों नहीं चूज की। तो अभी एक मूवी आई है जिसने एटम बम बनाया था, ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर ने ये बताया है कि नागासाकी और हिरोशिमा ही क्यों चुने गए थे। नागासाकी हिरोशिमा इसलिए चुने गए थे क्योंकि वे नर्व सेंटर थे जापान के ट्रेड के, वो बहुत फेमस पोर्ट है, वहां से जापान का जो है व्यापार है, अगर उन्हें खत्म कर दोगे जापान का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम खत्म है। तो इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझ के वो दो शहर चूज किए थे बम गिराने के लिए। तो हमारे यहाँ पे 1913 में गदर पार्टी बनी, लेकिन गदर पार्टी जो है ये इसका मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें कुछ पूर्व सैनिक थे, मतलब इन्होंने कैसे बनाया था ये पार्टी कैसे बनाई थी, इसमें कुछ पूर्व सैनिक थे जो हमारे यहाँ से रिटायर्ड थे, वो वहां पर चले गए थे, इमिग्रेंट पंजाब से कनाडा में जो रह रहे थे, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी गदर पार्टी, सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए भारत के लिए। तो इसमें थे रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाखना, ये इंपॉर्टेंट थे, और लाला हरदयाल सोहन सिंह भाखना, इन्होंने मिल करके गदर पार्टी जो है 1913 में वहां पर स्टार्ट कर दी थी, और ये सपोर्ट इकट्ठा कर रहे थे भारत के लिए कि हमारे देश को इनसे आजाद करा दें। तो इसमें एक 1914 में बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट हुआ था, कोमगाता मारू इंसिडेंट। तो कोमगाता जो है एक जहाज का नाम था, ये एक जहाज था जो कि 370 यात्री लेकर के, और ये 370 में सिख और पंजाबी मुस्लिम थे दोनों, जो वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब के पार्ट में रहते थे। तो ये सिंगापुर से कनाडा जा रहे थे, जैसे ही वैनकावर पहुंचे कनाडा, इन्हें कैनाडियन अथॉरिटीज जो है उन्होंने वापस कर दिया कि यहाँ पे आप शिप को बोर्ड नहीं कर सकते। मतलब वहां पे भी तो रिसीविंग होती है ना, जैसे कि कोई पोर्ट है और ये शिप चल करके ऐसे आया,
तो यहाँ पे पोर्ट पे बोर्डिंग होती है, तो इन्होंने बोर्ड करने से मना कर दिया कि आप नहीं आ सकते, यहाँ पर पोर्ट पे नहीं आ सकते। तो शिप को जब उन्होंने वापस फेर दिया तो शिप पहुंचा सितंबर 1914 में कलकत्ता। अब जैसे ही कलकत्ता पहुंचा तो वहां पे कौन सी थी, ब्रिटिश की पुलिस, उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि या तो तुम इसमें ट्रेन में चढ़ जाओ और नहीं तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो जब ट्रेन में चढ़ने से मना कर दिया पुलिस से इन लोगों ने, तो इनकी हाथापाई हो रही, उसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी। टोटल 370 पैसेंजर थे। तो इस इंसिडेंस को नाम दिया गया कोमगाता मारू इंसिडेंस। ये 1914 में हुआ था। और कोमगाता मारू जो है ये सिर्फ एक शिप का नाम है और ये घटना उस समय हुई थी। पंजाब में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पीक पर थी। और पंजाब में आपको नाम याद हो, अंजुमने मोहिसबने वतन लाहौर में शुरू करवाई थी। ये थे शहीद भगत सिंह के अंकल अजीत सिंह, इन्होंने वहां पर ये स्टार्ट किया था पंजाब में, और एक पत्रिका निकाली थी भारत माता। फिर इन्हीं के जो पंजाबी मतलब रिश्तेदार या जानकार थे, इन्होंने इंडियन होम रूल स्टार्ट करवाई थी, होम रूल सोसाइटी 1905 में लंदन में। इन्होंने ये लंदन में, इनके नाम ऐसे याद रखना कि इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में कब स्टार्ट करवाई थी, किसने स्टार्ट करवाई थी, तो श्यामजी कृष्णा वर्मा ने। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई थी लंदन में, मदन लाल ढींगरा। तो मदन लाल ढींगरा ने करजन वैली की हत्या कर दी थी। ये लॉर्ड था, करजन था, जो कि बहुत अनपॉपुलर था और इसकी वजह से इंडिया में काफी जो है प्रॉब्लम हुई थी। तो 1909 में मदन लाल ढींगरा ने इसकी हत्या कर दी थी और मदन लाल ढींगरा को जो है इन्होंने फिर फांसी की सजा सुनाई थी। करजन वैली की उन्होंने हत्या करी थी। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी, तो ये नाम याद रखना है, करजन वैली का। 1910 में वही काला पानी की सजा, उसकी हम बात कर रहे थे, वो यहां पर आएगी। तो जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि सावरकर ने एक वो चलाई थी, सोसाइटी बनाई थी, क्या था उसका नाम, अभिनव भारत, और उसके साथ मित्र मेला। अभिनव भारत इन्होंने स्टार्ट करवाया था। तो अभिनव भारत में बहुत लोग जुड़े थे, बहुत यंगस्टर्स जो थे इंडिया में वो बहुत जुड़े थे। इन्होंने ये स्टार्ट की थी लंदन में, लेकिन इंडिया से भी इस ऑर्गेनाइजेशन में काफी लोग जुड़ गए थे। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो बाहर से भी लोग अगर उसमें जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं, इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन थी अभिनव भारत। तो अभिनव भारत में क्या हुआ, नासिक में एक प्लान बना, नासिक कॉन्स्पायरेसी केस कहते हैं इसको, ये नासिक षड्यंत्र केस। अब इसमें प्लान बना कि जो वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसकी हत्या करनी थी। जो अभिनव भारत या ये जो सोसाइटीज बन रही थी, इनका मेन पर्पस क्या था, जो ब्रिटिशर्स है इनको मारो और इनमें एक तरह का डर पैदा करो ताकि ये चले जाए। रेवोल्यूशनरी का मानना यही था कि बहरों को ऐसे सुनाई नहीं देगा, इनको या तो मारो या फिर बम फेंको और इनको ऐसे ही सुनाई देगा, यही लैंग्वेज ये जानते हैं। तो एएमटी जैक्सन जो नासिक का उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उसकी हत्या कर दी थी। इस पर्सन का नाम था अनंत लक्ष्मण करकरे। तो अनंत लक्ष्मण करकरे किसका पार्ट था, अभिनव भारत का। अभिनव भारत को चला कौन रहा था, सावरकर। तो सावरकर लंदन में चला रहे थे और इसकी जब पहचान हुई कि अनंत लक्ष्मण ने मारा है और ये किसी अभिनव भारत का वो है पार्ट, तो वहां से लंदन से इन पर सावरकर पर आरोप लगाए गए और इनको लंदन से भारत लाया गया। उसे कहते हैं एक्स्ट्राडिशन, प्रत्यार्पण उनका हो गया, जो दूसरे देश से हमारे यहाँ हो जाता है इस तरह से। और फिर उनको आजीवन कारावास हुआ था और वो कारावास जो है ये काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता है। यानी कि कौन सी जेल में बंद रहे वो, अंडमान निकोबार में आजीवन वो वहीं पर बंद रहे। और वहां पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस कुछ करके उनकी किताब है, उनका नाम मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो वो उन्होंने वहां लिखी थी। तो ये थी उनकी काला पानी की सजा की हुई क्यों थी, उन्होंने कुछ किया नहीं था। इस षड्यंत्र केस में ये पाया गया कि ये जो अभिनव भारत है इसके जो मेन है वो सावरकर है और सावरकर को आरोप लगाया कि उन्होंने एएमटी जैक्सन की हत्या करवाई है भारत में, तो इसलिए उनको काला पानी की सजा। फिर इसके बाद ये फिजल आउट होने लगे मूवमेंट, तो हमारे यहाँ पर फिर होम रूल की जो है स्थापना हुई। होम रूल यानी कि स्वराज्य लीग, स्वराज्य लीग की स्थापना हुई थी। अब स्वराज्य लीग में जो है दो प्रॉब्लम थी कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनके जो सपोर्टर्स हैं वो एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे
और एनी बेसेंट के जो सपोर्टर हैं वो बाल गंगाधर तिलक को सपोर्ट वो नहीं करते थे पसंद। तो अब इन्होंने क्या डिसाइड करा, पहले तो होम रूल सोसाइटी इन्हें दोनों को साथ में बनानी थी, ये पार्टी खुद बनानी थी मिलके। लेकिन जब इनमें डिफरेंसेस आने लगे तो तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में बनाई और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में बनाई। और इन्होंने अपने अपने एरिया भी डिवाइड कर लिए कि इतने इतने स्टेट्स में आप काम करोगे और इतने स्टेट्स में हम काम करेंगे। और इसी में तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने उसी समय नारा दिया था कि अब हमने ना वो नहीं करना कि प्रेयर पिटिशन प्रोटेस्ट ये नहीं करना, हमें स्वराज्य चाहिए, यानी कि हम खुद रूल करेंगे अपनी कंट्री को। और स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं का ही है। 1920 में जब गांधी जी होम रूल लीग में आके जुड़े तो इन्होंने इसका नाम बदल करके स्वराज्य सभा कर दिया था। अब एक बैठक होती है, इसे कहते हैं 1916 में लखनऊ की बैठक या लखनऊ सेशन। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले मैं वो बता देती हूँ। लखनऊ सेशन, इसे ऐसे भी याद रखना, लखनऊ सेशन भी आ सकता है, बैठक ना आकर के या सत्र ना आकर के। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कांग्रेस पुनः स्थापित कब हुई थी, यानी दोबारा से रीयूनियन उनकी कब हुई थी। रीयूनियन मैंने बताया था ना कि 1900 कितने में 1907 में सूरत में स्प्लिट हो गया था, है ना। मैंने बताया था ना कि नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, बाल गंगाधर तिलक के डिफरेंसेस थे बाकी लोगों से तो वो अलग हो गए थे, और वो फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये लोग अलग हो गए थे। ये कांग्रेस में ही तो बाल गंगाधर तिलक ने बेसिकली कांग्रेस छोड़ दी थी, ठीक है। तो जब सूरत में ये घटना हुई थी तो इसे कहते हैं हम सूरत स्प्लिट, या फिर सूरत स्प्लिट को उसमें इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं। तो सूरत में जो है बेसिकली कांग्रेस अलग हो गई थी, यानी कि नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। फिर 1916 में लखनऊ में बैठक हुई तो दोबारा से ये दोनों साथ आ गए थे, यानी कि क्या हुआ था, जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। मतलब इसका मतलब इतना ही है, बाल गंगाधर तिलक और उनके जो सपोर्टर थे उन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तो ये 1916 में लखनऊ बैठक के नाम से जानी जाती है, और नरम दल और गरम दल जो है ये एक साथ आ गए थे। फिर लखनऊ पैक्ट भी हुआ था, वो भी इसी डेट में हुआ था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। लखनऊ पैक्ट हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अब इंडियंस को पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन देगी हर जगह, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, लॉ मेकिंग में भी, और जुडिशियरी में भी, और हर जगह पर, इलेक्शंस में भी। तो ये उनके साथ हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ। फिर कुछ न्यूज़पेपर इसमें स्टार्ट किए गए थे, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट ने शुरू करवाए थे, और अल हिलाल मौलाना आजाद ने, और कॉमरेड जिन्ना ने, उस समय के कुछ न्यूज़पेपर हैं जो चलाए गए थे। अगस्त में एक घोषणा हुई थी 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा। अब मॉन्टेग्यू ने इस घोषणा में, अगस्त घोषणा के नाम से इसको जाना जाता है, तो इन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में, डिसीजन मेकिंग में, लॉ मेकिंग में, सब में अब भारतीयों को भी हम लेंगे, यानी कि इन्होंने एक तरह का प्रॉमिस दिया था। तो इस प्रॉमिस को हम कहते हैं उस समय कैरेट एंड स्टिक। अब ये कैरेट एंड स्टिक हम क्यों कहते हैं कि एक तरफ तो तुम कैरेट दे रहे हो, एक तरफ तो तुम लुभा रहे हो, और दूसरी तरफ से तुम मार रहे हो उस पर्सन को, तो कैरेट और स्टिक पॉलिसी से हम कहते हैं। अब इसको आप समझें किस रूप में, देखो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड जो है ये सेक्रेटरी और गवर्नर जो नाम है, उस समय के सेक्रेटरी और गवर्नर जो होते हैं उनके नाम के हिसाब से उस समय लॉ बनते थे। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार आए 1919 में, और उसी समय एक एक्ट पास हुआ जिसके बारे में हम कल बहुत अच्छे से बात करेंगे, रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट क्या था, आपको पता है रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट ये था कि अगर आपने कुछ भी किया है तो आपको बिना ट्रायल के सजा हो जाएगी, यानी कि इवन फांसी तक भी दे सकते हैं बिना ट्रायल के, यानी कि आप कोर्ट तक नहीं जाएंगे, बिना ट्रायल के ही आपको फांसी दी जाएगी। अब वो क्यों था कि एक तो 4 लोग नहीं मिल सकते, 4 लोगों की सभा नहीं हो सकती, 4 लोग सभा करेंगे उनके साथ भी यही होगा, पकड़ लेंगे और बिना ट्रायल के सजा होगी। और कुछ भी ऐसा किया जो कि एंटी गवर्नमेंट हुआ,
एंटी गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप कुछ नहीं कह सकते। एंटी गवर्नमेंट आपने कुछ भी किया तो बिना ट्रायल के ही आपको सजा होगी। तो नेचुरल जस्टिस क्या है? नेचुरल जस्टिस तो ये है कि अगर आपने किया है, चोरी भी की है, तो आप सिद्ध करो कोर्ट में कि मैंने ही की है, उसके बाद मुझे सजा हो। लेकिन कैसा हो कि आपने चोरी भी नहीं की है और आपको पकड़ लें और आपको जेल में भी डाल दें और सजा भी हो जाए। तो रोलेट एक्ट आया, ये भी 1919 में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में तो इन्होंने कहा कि भारतीयों को हम इतनी सीट्स दे रहे हैं उसमें इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम इसमें करेंगे। तो और एक तरफ आप क्या कह रहे हैं, रोलेट एक्ट के तहत कि अगर आपने कुछ भी एंटी गवर्नमेंट किया तो आपको बिना कार्रवाई के जेल हो जाएगी। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसके बारे में हम बात करेंगे कल, जलियांवाला बाग। इसकी पूरी बात जानेंगे कि क्यों हुआ था ये जलियांवाला बाग। तो ये हत्याकांड क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये हम देखेंगे। ये रोलेट एक्ट से ही जुड़ा हुआ है। फिर अब इसमें गांधी जी भारत आ गए थे 1915 में, क्योंकि हमने यहाँ पे 1920 की भी बात की है। गांधी जी भारत आए, 3 सत्याग्रह गांधी जी के हुए, तीनों की जानकारी और तीनों की जो डिटेल है हम करेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, और खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 जून में। ये दोनों 18 के हैं, लेकिन ये मार्च की घटना है और ये जून की घटना है। चंपारण के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चंपारण में जो किसान हैं वो बेसिकली क्या उगाते हैं, क्योंकि बिहार है तो चावल ज्यादा उगता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने चावल उगाना बंद कर दिया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि अब से आप चावल नहीं उगाएंगे, आप क्या खेती करेंगे, आप करेंगे नील की खेती। नील की खेती, अब नील की खेती करने के लिए इन्होंने कह दिया कि आप नील की खेती करेंगे, और नील की खेती के तहत जो है इनको क्या करना पड़ता था, नील उगाते थे तो जो भूमि है, जमीन है, वो बंजर हो जाती थी। बंजर मतलब उस पर कुछ नहीं उगता था। फिर तो जब जमीन बंजर हो गई तो जर्मनी में सिंथेटिक नील बनने लगा। अब जो नील है वो असली नील नहीं है, जो नील का कलर जो हम यूज करते हैं वो कैसा है, अब सिंथेटिक बनने लगा है। तो जर्मनी में सिंथेटिक नील बनने लगा। अब सिंथेटिक नील की वजह से जो इन्होंने बिहार में चंपारण में नील की खेती की, इसकी वजह से इन्हें बहुत नुकसान हुआ। और फिर भी जो प्लांटर्स है जिन्होंने इनसे नील उगवाया था वो इनसे ड्यूज मांग रहे थे, जो पैसा होता है एक तरह से वसूलते हैं, रेंट वाला पैसा, वो मांग रहे थे। अब जो प्लांटर्स है वो कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही नुकसान में हैं, आप हमसे कैसे ड्यूज मांग लेंगे। तो एक राजकुमार शुक्ला जो है समाज सुधारक थे, और उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था कि आप हमारे यहाँ मामले में आकर देखें। अब गांधी जी को क्यों बुला रहे थे, जान पहचान थी इसलिए। गांधी जी क्या थे, बैरिस्टर, वो लंदन से लॉ पढ़ के आए थे और वो बैरिस्टर थे। और चूंकि वो बैरिस्टर थे इसलिए साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने अपने वो किया सत्याग्रह वगैरह, उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी भारत में भी बहुत थी, और उनको वहां केस सॉल्व करने के लिए बुलाया जा रहा था कि हमारे मामले को भी आप देख लें। तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया वहां पर। गांधी जी ने उनसे कहा कि आप ड्यूज मत दो, कुछ भी मत दो, और मना कर दो अथॉरिटीज को। और फिर 1 दिन चला, 2 दिन चला, अथॉरिटीज को मना कर दिया, और गांधी जी ने फिर वहां अथॉरिटीज से भी बात की, और आखिरकार जो उनको नुकसान हुआ था किसानों का वो उनको मिला, और ड्यूज उनके माफ कर दिए गए थे। तो ये चंपारण सत्याग्रह था। तो नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू रखेंगे, जलियांवाला बाग करना है हमें, और ये 2 सत्याग्रह कौन कौन से थे इनके बारे में भी कल डिटेल में हम बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।